FICCI ट्रांसपोर्ट, मिस्टर शैलेश पाठक, सेक्रेटरी जनरल FICCI, श्रीमती नीरजा जी, सभी उपस्थित अतिथिगण, भाई और बहन। हमारे देश में हाइड्रो प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफी बड़े प्रमाण पर टनलिंग का काम चल रहा है। ये काम करने के समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इसके कारण भी काफी समस्याएं खड़ी होती है। आज हमारे यहाँ नेशनल हाईवे पे हम टोटल 144 टनल्स with the length of 357 किलोमीटर और टोटल कैपिटल कॉस्ट 2 लाख करोड़ रुपए की ये टनल का प्रोग्राम हमारा है। टनल्स अंडर ऑपरेशन जो हमने कंप्लीट किए हैं वो 30 पूरी हुई है, 45 किलोमीटर। टनल्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन ये 60 नंबर है, ये 120 किलोमीटर है, आने वाले 1-1.5 साल में ये पूरी होंगी। और टनल्स अंडर DPR वो 54 है, वो 192 किलोमीटर है। ऐसे टोटल 144 नंबर और टोटल 357 किलोमीटर और 2 लाख करोड़ का ये प्रोग्राम है। जो नए प्रोजेक्ट्स हमने और आइडेंटिफाई किए जो इस प्रोग्राम में नहीं आए हैं, तो कम से कम और 1 लाख करोड़ के टनल इसमें आने वाले 2 साल में ऐड होंगे। एक तो शेराडी घाट का कर्नाटक की एक बड़ी टनल है, 15,000 करोड़ की है। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट है वो अभी ऐड होंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमारी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, बाद में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसमें रेलवे और रोड दोनों को देखते हुए देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल फॉर टनलिंग इन इंडिया। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस है, मंगू सिंह जी बोल रहे थे, उसमें क्या उन्होंने उसमें क्या अंदर क्या रखा था। इसके अलावा एक और बड़ा है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, वो है इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर प्री बीड कॉन्फ्रेंस। ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है और ये मैं समझ गया, तब से मैंने इसको इतना डाइल्यूट कर दिया है कि ऐसी पद्धति है कि हिंदुस्तान की सब कंपनी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इस प्रकार के क्वालिफिकेशन तैयार करने में लोग बहुत माहिर हैं और इसके कारण कॉस्ट बढ़ती है। तो पहली बात तो, और वो भी ऐसा है कि अभी मैंने हमारे यहाँ टनल का काम करने वाले BRO को कहा था कि हमारी पॉलिसी स्वीकार करोगे तो तुमको काम देंगे और तुम अलग क्वालिफिकेशन तैयार करोगे तो भूल जाओ, तुमको काम नहीं देंगे। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर टनल के लिए मेरा आग्रह है कि कम से कम 10-12 लोग अगर ये काम करेंगे तो कंपटीशन होगी, नहीं तो 2 या 3 लोग क्वालिफाई हो जाएंगे और एक काम बांट लेगा, दूसरा बांट लेगा, तीसरा बांट लेगा। 5 स्टार होटल में चाय पानी होके कार्यक्रम पक्का हो गया। तो ये होगा तो फिर टनल की कॉस्ट कम कैसे होगी। और इसलिए झोजिला टनल ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने इसमें साल भर वर्क किया और साल भर वर्क करने के बाद मैंने उनको कहा कि इनके टेक्निकल क्वालिफिकेशन फाइनल निकाल दो। हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में एक समय ऐसे क्वालिफिकेशन बनाए गए थे कि काला कोट पहनकर जो आएगा उसी को टेंडर मिलेगा, इतने केवल लिखना बाकी था। क्वालिफिकेशन तय करते समय ही करने वाले ऐसा सोचते कि किसको काम देना है, किसको क्वालिफाई करना है और किसको डिस्क्वालीफाई करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, that is not related with the contractor, but it is with the policy makers, that we should have transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free system. And that is the reason that we need liberal technical qualifications and financial qualifications. अब मैं जब ये आया तो मैंने पेंडुलम एकदम उल्टा ले गया। तो गड़बड़ ये हो गई कि NHI में 30%, 35%, 40% बिल हो जाके कॉन्ट्रैक्टर आए। जो एक्स्टेब्लिश थे वो बड़े अस्वस्थ हो गए, मुझे बोलने लगे आपने क्या किया। मैंने बोला आप भी रेट उतारो आपके। तो अब धीरे धीरे फिर उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो हमने अभी बराबर फिक्स किया है। तो पहली बात टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में 10% मशीनरी एडवांस
और 10% मोबिलाइजेशन एडवांस मिलता है। अब ये जो मशीनरी है इसके ऊपर जो कैपिटल कॉस्ट खर्चा हो रही है उसमें मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में चेन्नई में और बाकी जगह कुछ लोगों ने इंडियन मशीनरी बनाने की कोशिश की है। अब टू द मार्क है ऐसा मुझे लगता है, पर नहीं होगी तो इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस में जो टेक्नोलॉजी है वो हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया करने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोत्साहन करने देना चाहिए। धीरे धीरे अगर ये मशीनरी इंडिया में बन जाएगी तो हमारी कैपिटल कॉस्ट कम होगी, जिससे हम टनल की कॉस्ट हमारी कम हो सकती है। दैट इज़ टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ और इंजीनियर भी नहीं हूँ, थोड़ा सा जियोलॉजी पढ़ा हूँ। अब देश में ऐसा है कि अलग अलग टाइप की जियोलॉजी है, जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी, जियोफॉर्मोलॉजी, बहुत प्रकार है। तो मेरे जानकारी से एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है, उसमें वो हार्डनेस होता है कितने प्रकार के रॉक से उसको उन्होंने डिफाइन किया है। टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो ये 10 है। तो 10 में से मेरा आपको पहला अनुरोध है कि 10 ऐसा 10 के बजाय 11वां तो रहने वाला नहीं है। ये 10 के कैटेगरी में कहीं ना कहीं होगा स्ट्राटा जो होगा, तो आप इसके अलग अलग स्ट्राटे के ऊपर अलग अलग रिसर्च करो। हर जगह लगने के बाद फिर पूरा राम की सीता कौन, फिर पूरा रिसर्च चालू करो, ऐसा नहीं करो। ये होगा तो ये होगा तो फिर उसका सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, और इसमें कौन सी अड़चन आएगी तो क्या करना ये भी आ सकता है। तो जियोलॉजी बेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करके आप इसके बारे में, हिंदुस्तान की जियोलॉजी अब पक्की हो गई कहाँ क्या है, और उसके डिटेल्स आपको जब आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और जिस प्रकार के डिटेल्स है उसके आधार पर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, पर सबसे कल्प्रिट कोई है देश में तो वो डीपीआर बनाने वाले बैठे होंगे यहाँ कुछ उसमें से। ये साइट पर जाकर प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं, और हमारा भी ऐसा है। ये मंगू साहब को मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ, तो मैं हमारे अधिकारी को पूछता हूँ कि तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना है तो तुम टेंडर क्यों नहीं निकालते? निकालो ना, सस्ते में कौन कर रहा है, जाओ वहाँ हॉस्पिटल में, तब तुमको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। और जब तुम ये डीपीआर बनाते हो तो जो हमको पहले सीवीज मिली 24,000, फिर हमने इंक्वायरी शुरू की, फिर करते करते एक्चुअल 4,000, रिकॉर्ड झूठे, और बहुत से सरकारी अधिकारी रिटायर्ड होकर डीपीआर कंपनी खोलते हैं। अब वो मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, पर क्वालिटी डीपीआर की जो है, क्वालिटेटिव डीपीआर इज ए बिग प्रॉब्लम। उसका अध्ययन करके जो परफेक्ट डीपीआर चाहिए वो होता नहीं। मैं वैसे बहुत फेवर में हूँ कि इंडिजिनस सब होना चाहिए। अब धीरे धीरे 8 साल के बाद, और मैं मेरा पुराना मुंबई पुणे और बाकी भी अनुभव के साथ मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि डीपीआर बनाते समय 51% हम इंटरनेशनल कंपनी को वेटेज दे और 49% इंडियन कंपनी को दो, क्योंकि क्वालिटी नहीं मिलती। तो ये परिस्थिति में जो डीपीआर है, भले 2 रुपये ज़्यादा अगर 2% ज़्यादा ले, पर डीपीआर अच्छे एक्सपर्ट लोगों को, अच्छे इंजीनियर्स को लेकर साइट पर जाकर उसका अध्ययन करके बराबर डीपीआर दे रही है। तो गूगल पे देखते होंगे और घर में ही पेस्टिंग करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आई एम सॉरी टू से दिस, इतनी पुअर क्वालिटी के डीपीआर है। और फिर 100 रुपये के काम की कीमत होती है 200 रुपये, फिर एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क, फिर वो एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क मंजूर नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर को चक्कर कटवाते हैं, हर आदमी चक्कर कटवाता है। चक्कर कटवाने के अनेक उद्देश्य होते हैं कि चक्कर का थक जाता। अभी मैं ऑस्ट्रिया में था तो वैसे ही मिला कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे ये जो अटल टनल वाले मिले कंसल्टेंट, एक वहाँ के जॉइंट वेंचर के, मैंने पूछा कैसा है, बोले अभी तक तो हमारे कंसल्टेंसी के पैसे नहीं मिले। बोले अटका होगा किसी ने, ये नहीं किया वो नहीं किया। अब उनको मालूम नहीं हिंदुस्तान में बिल कैसे निकालना। क्यों तकलीफ देते हो लोगों को? वी शुड बी ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री एंड क्वालिटेटिव। तो दैट इज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिफोर टनलिंग के पहले डीपीआर क्वालिटेटिव कैसे बने ये आप एक बार अध्ययन करें। और इफ़ यू हैव ए सॉफ्टवेयर,
कि जिसमें कौन से रॉक फॉर्मेशन में किस प्रकार का हम लोग जाए, इसके बारे में अगर आप पहले से ही अध्ययन करके जाएंगे तो मुझे लगता है दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तीसरी बात ऐसी है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, ये एजेंडा ही नहीं है। एस्टिमेट बनाने वाला तो ऐसा करता है, उसका घर का कोई पैसा लगता ही नहीं, धनाधन चढ़ाते जाता हो। कहीं तो भी वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। हमने जोजिला टनल पर, ये बहुत अच्छी हिस्ट्री है, ये 5 बार टेंडर हुई और चौथी बार जब मेरे पास आई तब इसकी कॉस्ट 12,000 करोड़ हुई। तब मैंने कहा ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है, और 1 साल हमने खर्चा किया। मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे मैंने टनल बनाई तो एससीसी कंपनी में एक धर्माधिकारी करके थे, तो मेरा उनका काफ़ी संबंध था, तो वो रिटायर्ड हो गए फिर, तो उनको मैंने मेरा एडवाइज़र करके लिया और 1 साल एसोसिएम के साथ बैठकर काफ़ी अध्ययन किया, मैंने भी किया, और हमने उसके टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस बदले, काफ़ी कुछ बातें बदली। और बाद में अब हमारी टनल अभी 60%, कितना 60 की 50% हुई, 40% हुई। अब इनको पीछे लगाओ, अच्छा काम कर रही है। तो मैंने इनको कहा कि 1-1.5 साल में पूरा करो, वो कर रहे। बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत एक्सीडेंट्स हुए, हादसे हुए। सही बात है कि काम करना -8 डिग्री -6 डिग्री पर काम करना, -27, आप समझ लो कितना कठिन होगा। -27, आप समझो क्या कैसे काम हुआ होगा, पर उसी में भी लोगों ने काम किया। आई एम रियली अप्रिशिएट, इस कठिनाई में काम किया और काफ़ी काम हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो एडवर्स हमारी प्रॉब्लम्स है सब, इसके ऊपर अध्ययन करके, रिसर्च करके हमें इसके सॉल्यूशन निकालने होंगे। अब इन्होंने वहाँ काम करने वाले लोगों का यूनिफॉर्म कैसा होगा, वो खाना कैसे स्टोर करेंगे, वो कहाँ कैसे रहेंगे, उनकी बाकी व्यवस्थाएं कैसी होगी, ये बहुत प्लानिंग करना पड़ा। और इसके लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में वर्ल्ड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी, सक्सेसफुल इनोवेशंस, इसके आधार पर हमको पूरी तैयारी देश में करनी होगी। और उसमें हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टनलिंग के बाद जो मटेरियल निकलता है, वो मटेरियल को हम रीयूज कर सकें, इसके लिए भी हमें रोड में इधर उधर तो कॉस्ट हमारी कम होगी। कहीं ना कहीं ये संभव है, कठिन है पर असंभव नहीं है। अभी दिल्ली का रिंग रोड हमने बनाया, ये काम लगभग 2-3 महीने में पूरा होगा, URA 2 का। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो रोड है कि जो हम लोग पानीपत से आते हैं पेरिफेरल रोड के बाद, तो वहाँ से द्वारका और एयरपोर्ट 25 मिनट में जाएंगे, और ऐसे जाएंगे तो हमको 2 घंटे लगते हैं। तो नेचुरली दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट है। वहाँ उस रोड पर दिल्ली में 3 माउंटेन है कचरे के, तो 20 लाख टन कचरा हमने रोड में डाला है वहाँ। और अब हम पॉलिसी बना रहे हैं कि हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ करना। अभी डोलेरो अहमदाबाद में हमने 20 लाख टन डाला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का मटेरियल होगा, उसका किस प्रकार से हम यूटिलाइजेशन करके टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, इसके आधार पर सेविंग कैसे हो सकता है, कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो इस मत का हूँ कि अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, अभी वो तरुण कपूर साहब का रिपोर्ट आया, कल ही मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ, वो डीजल के बारे में उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? आई डोंट टू मेक एनी कॉमेंट्स ऑन इट, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि डीजल मशीनरी को डिस्करेज करना चाहिए। आप 100% इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करिए, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो मिथेनॉल करिए। मिथेनॉल 25 रुपये लीटर है, इथेनॉल 60 रुपये लीटर है। तो मुझे आपसे एक कहना है कि हम लोग फ्यूल में भी काफ़ी कॉस्ट बचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वहाँ एम्पल कैसे मिले बड़े बड़े प्रोजेक्ट में टनल के लिए, पहले ही टेंडर के पहले वहाँ कोई इलेक्ट्रिक का स्टेशन, पावर स्टेशन तैयार करके उतनी कंटिन्यूअस पावर इलेक्ट्रिक मशीनरी को मिलने के बारे में हमने टेंडर के पहले ही प्रोविज़न करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक ये चीपर है,
और डीजल के कारण हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ती है। अगर 1000 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है रोड का, तो 100 करोड़ फ्यूल पे जाते हैं। अगर 100 में से अगर हमने इलेक्ट्रिक की तो 100 करोड़ की कॉस्ट 15 से 20 करोड़ पे आती है। तो इलेक्ट्रिक का यूज़ करना, इसमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डीजल से पोल्यूशन भी नहीं करना और इसको कम करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी के इसमें गया था, काफ़ी लोगों ने अपने ट्रक्स से लेकर काफ़ी बड़ा बड़ा बनाया। अभी अशोक लेलैंड और टाटा ने अपने डीजल ट्रक का जो आईसी इंजन है वो हाइड्रोजन पर वो कर रहे हैं। तो आने वाले समय में कॉस्ट बचाने में डीजल पेट्रोल से मुक्ति पाकर पोल्यूशन भी कम करना और कॉस्ट को बढ़ाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक बात है कि जो रेलवे के लिए टनल बनाते हैं वो रोड के लिए डिस्क्वालीफाई करते, जो रोड के लिए बनाते वो रेलवे के लिए डिस्क्वालीफाई करते थे, जो दोनों बनाते हैं वो हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए करते। ये सब स्टाइल है, ये मुझे मालूम है इसके सीक्रेट्स क्या है। अभी जो टनल है तो आप सब जगह एक बार जिसने टनल बनाई वो पैजामा सिलाता है वो फुल पैंट सिला सकता है, फुल पैंट सिलाता है वो पैजामा सिला सकता है। तो ये इसमें ये क्यों डिफ्रेंसिएशन करना चाहिए। तो टोटल एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सरकारी स्तर पर हम करें और उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सिलेक्ट करते हुए सब क्वालिफिकेशन को मान्य करें। मुझे मालूम है जोजिला के लिए ऐसे ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया था। अब दूसरी एक समस्या है, नहीं ये हो गई कि आजकल कोई भी कटिंग सैलून वाला और रेस्टोरेंट वाला कहीं तो भी रशिया में जाके, अमेरिका में जाके उधर की बंद हुई कंपनी खरीदता है और उसके 49% बता के बोलता है देखो मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। अब रोड में ऐसे भी आ रहे कि जिंदगी भर जिन्होंने रोड का 1 किलोमीटर काम नहीं किया वो 1000 किलोमीटर के लिए क्वालिफाई होता है, क्योंकि वो एक टेक्सटाइल वाला था, टावेल बनाने के काम करते थे, बाद में हाईवे मिल गया। तो मुझे प्रधानमंत्री ने कहा ये तो कंपनी कैसे है, तो टावेल बनाती है। मैं क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने पूछा तो बोले उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, काम अच्छा किया उन्होंने। पर अब धीरे धीरे लोगों ने आना चाहिए, पर कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस कैसा कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिलिमिनरी पॉलिसी मेकर्स जो है, रेलवे हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो, हाइड्रो पावर वाले हो, इसमें हमको बैठकर इसके बारे में सोचना होगा। इमेंस टनल के बारे में मैं आम्स्टरडैम टू बेल्जियम वो टनल देखने के लिए गया था और बहुत अच्छी टनल बनाई है। तो मुझे लगता है अभी ब्रह्मपुत्रा में हम लोग एक जगह सोच रहे हैं, पर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और कॉस्ट ज़्यादा आती है तो मैं तो अभी कहता हूँ कि कॉस्ट को कम करना और स्टील और सीमेंट का कम उपयोग करना। तो ये अभी कल हमने इन्फोर्समेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी लाई। अब उसमें ऐसा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर जो मेट्रो में ब्रिजेस में होता है वो हिंदुस्तान में मैक्सिमम 40 मीटर होता है। अभी इस टेक्नोलॉजी से 120 मीटर हो गया, तो हम 40% कॉस्ट कम हो रही है उसमें। अब हम 3 लेयर के फ्लाईओवर बना रहे हैं, नीचे में रोड फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। चेन्नई और पुणे में अब 35,000 करोड़ के, चेन्नई में 12,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो एक ही पियर पर है, तो उसमें जो ऊपर वाला पिलर कास्ट होता है वो स्टील फाइबर में होता है। मैंने एक इंजीनियर को कहा कि बाम्बू फाइबर डाल के कास्ट करके देखो। अब ये अलग अलग फाइबर यूज़ कर सकते हैं, तो स्टील फाइबर से कॉस्ट कम होती है। अभी जैसे ये आड़ा जो है, ये अगर 120 मीटर अगर उनने किया तो बीच में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट में भी एक हेजिटेशन होता है। तो पहली बात आप भी मांग करिए हमारी तरफ कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर अपने रिस्क पर, डिफेक्ट लायबिलिटी की कॉस्ट पर नए एक्सपेरिमेंट करके नए इनिशिएटिव के साथ नई टेक्नोलॉजी लाता होगा तो उसको अलाउ करना चाहिए। अलाउ करते फिर हमारा एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर होता है, उसका नाम मैंने डिपेंडेंट इंजीनियर रखा है। वो हमारे अधिकारियों की तरफ बात करता है हाँ या ना, उसको कुछ बोलता नहीं। वो 80 साल का टोपी पहना हुआ कोई सीनियर रहता है, रिटायर्ड इंडिपेंडेंट इंजीनियर। तो मैंने एक को पूछा कि तुमने ज़िंदगी भर इंडिपेंडेंट कोई काम किया कि नहीं किया। अभी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करके PMC लाया। मेरा बहुत अच्छा अनुभव था, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब हम कर रहे थे तो हमने 9 PMC लाई। रिलायंस ने 3600 करोड़ उस समय उसका कोटेशन दिया था
और 9 लोगों को लाकर उनको हमने पूरा काम दिया, A to Z। एक्सप्लोजिव का लाइसेंस भी उनको लाना था, ट्री कटिंग परमिशन भी लाना था, और 9 बड़ी PMC आई, और हमने काम जो 3600 करोड़ का था वो उस समय 1600 करोड़ में किया। आज के उस समय के 2000 करोड़, आज के 20,000 करोड़ बचे। तो निश्चित रूप से मुझे आपको ये बताना है कि सिस्टम में भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस 6-6 महीने डिसीजन नहीं करते, मशीनरी खड़ी रहती, क्योंकि इनके घर का नहीं जाता ना जो डिसीजन है, उनको तो तनख्वाह मिलता महीने में, और इसलिए डिसीजन नहीं करना, डिसीजन टालना, इससे डिले, प्रोजेक्ट डिले होकर कॉस्ट बढ़ती है, एस्केलेशन बढ़ता है। तो इसका सॉफ्टवेयर डेवलप करो कि किसने कितने दिन डिले किया। और ये भी मैं अभी प्रधानमंत्री को भी मैंने कहा था कि कौन आदमी कितने दिन फाइल रखता है, वो डिसीजन क्या करता है इससे हमें मतलब नहीं है, कितने दिन रखता है। मैंने एक को मजाक में पूछा था, तुमको मान लिया यार। बोले सर क्या हो गया? मैंने बोला पत्नी से भी ज़्यादा आपका फाइल पर प्रेम है। जो आई वो जर रख दी तो निकालते ही नहीं मतलब बाहर आप। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ। तो ये पूरे DPR से लेकर सिस्टम में सॉफ्टवेयर आप डेवलप करो, बीइंग ए प्राइवेट प्रोफेशनल पीपल, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसने डिले किया ध्यान में आएगा, एक्सपोज होगा वो, तो नेचुरली हमारी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी। मेजॉरिटी कॉस्ट एस्केलेशन इज बिकॉज ऑफ डिलेज इन डिसीजंस। तो ये अगर हमने कम किया, मटेरियल अलग अलग प्रकार का यूज़ किया, तो हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम कर पाएंगे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम करेंगे तो हमारे रोड में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आएगा, ठीक आएगा। अब क्या होता है, इतना टनल की कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है तो हमारा IRR बिगड़ जाता है, फिर हमको हाइब्रिड एन्युटी में उसको पैसा देना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको कम करते समय, और हम कम पैसे में अच्छा काम कैसे करें, समवेयर वी नीड टू फाइंड आउट दैट एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट विजन फॉर दैट, कि कम समय में अच्छा काम कैसे हो। और मुझे लगता है कि अब देयर इज ह्यूज पोटेंशियल। आने वाले समय में हाइड्रो प्रोजेक्ट की संख्या इतनी बड़ी है, इतना मेगावाट की है कि 60-70 हज़ार करोड़। अभी पावर हमको, अभी सोलर पावर 38% हमारी बास्केट में है। थर्मल पावर हम तैयार नहीं कर पा रहे क्योंकि पोल्यूशन का कंसर्न है। तो नेचुरली अब हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलर पावर के बिना पर्याय नहीं है। कहीं जियो थर्मल पावर की भी पोटेंशियल है। तो हाइड्रो पावर अब बनेगी तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस के कारण प्रॉब्लम है। अब फॉरेस्ट मिनिस्टर बैठे उसके ऊपर, वो भी कुछ पॉलिसी बना रहे ताकि उसके क्लियरेंस मिले। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अगर अच्छी मशीन खरीदते हो, आपकी कॉस्ट, एक्सपेंडिचर कॉस्ट और एक्सपेंडिचर प्रिलिमिनरी कम है, आप डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक यूज़ करते हो, जियोलॉजी में आपके पास सॉफ्टवेयर और एक्सपर्टाइज अच्छा है, और टेक्नोलॉजी में अगर आपने मशीन्स भी अपनी इंडिया की अगर बन गई तो कैपिटल कॉस्ट कम होगी, और जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और केवल हिंदुस्तान में ही नहीं तो वर्ल्ड में हम लोग काम करने के लिए जा सकते हैं। अभी मैं ऑस्ट्रिया में था, हर जगह पर टनल, स्विट्ज़रलैंड में गया उधर टनल। धीरे धीरे हमारे देश में ऐसे ही होगा। अब मैं केवल कश्मीर में ही हम लोग करीब 1 लाख करोड़ की टनल हमारी प्रस्तावित है। अब करीब वो जम्मू से श्रीनगर के रोड पर तो 14-15 टनल बना रहे हैं। और इसलिए बहुत बड़ा पोटेंशियल ये फील्ड में है। और इसलिए आप प्रोफेशनली टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आपके प्रोफेशनलिज्म में आप क्वालिटेटिव रिफॉर्म करके और इसके बारे में आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से टनल कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छा ये है, पोटेंशियल है। हम एक के पीछे टेंडर निकाल रहे हैं, नए नए कंपनियों को इनकरेज कर रहे हैं। हम चाहते कि मैक्सिमम कंपटीशन हो, और निश्चित रूप से हम इसमें आपको इनकरेज करने का काम करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री। To conclude and give a vote of thanks, I invite Secretary General FICCI, Mr. Shailesh Pathak, to speak from here.